वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ही अपन केवीएल बोलते हैं, इसी को अपन लूप मेथड बोलते हैं, इसी को अपन मैश मेथड बोलते हैं। केवीएल, लूप मेथड, मैश मेथड, किरचॉफ वोल्टेज लॉ सब एक ही। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन एनी लूप और मैश, in any loop or mesh, summation of voltage gain is equal to summation of voltage loss. According to Kirchhoff voltage law, in any loop or mesh, किसी loop या mesh में summation of voltage gain is equal to summation of voltage loss. Clear? इसको प्रूव करने के लिए हम तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ये प्लस माइनस, ये वी वोल्ट रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज V है, दैट्स वाई करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट, दैट इज V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो I करंट है ये यहाँ प्लस टर्मिनल से जनरेट होगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे आ गई I करंट। जब ये I करंट इस R1 से होकर गुजरेगी तो यहाँ एक वोल्टेज बनाएगी V1 I इंटू R1। जब ये I करंट इस R2 से होकर गुजरेगी तो वोल्टेज बनाएगी V2 I इंटू R2, और जब ये I करंट इस R3 से होकर गुजरेगी तो यहाँ वोल्टेज बनाएगी V3 I इंटू R3, और ये सारी I करंट माइनस में आकर टर्मिनेट हो जाएगी। अब मैं इस V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम करके देखता हूँ। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू I इंटू R1, V2 की I इंटू R2, V3 की I इंटू R3। अब यहाँ से I कॉमन ले लिया, यहाँ आया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर इस I की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कितना है V। क्लियर है? ये वो बाहरी सोर्स था जहाँ से हम अपने सिस्टम को वोल्टेज दे रहे थे। तो ये पूरा जो सर्किट था ये वोल्टेज गेन कहाँ से कर रहा था? यहाँ से। कितना वोल्टेज गेन कर रहा था? V वोल्ट। और ये V वोल्ट को यहाँ, यहाँ और यहाँ ड्रॉप कर दिया, और इस ड्रॉप या लॉस को अपन जोड़े V1 प्लस V2 प्लस V3 के, तो किसके बराबर आया? V के। इसका मतलब इन एनी लूप और मैश, ये क्लोज पाथ बन रहा है, यहाँ पर लूप या मैश है, एक लूप बन रहा है यहाँ पर, तो ये क्लोज पाथ में या एक लूप में समेशन ऑफ वोल्टेज गेन V इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज लॉस V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। क्लियर सबको? ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल। अब किसी भी सर्किट में हम जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमको कुछ साइन कन्वर्जन या साइन रूल फॉलो करना पड़ता है। जो रूल को फॉलो करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते समय, उसमें सबसे पहला रूल रहेगा कि अपन रेजिस्टिव ड्रॉप को ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। दूसरा, वोल्टेज के जिस टर्मिनल पे अपन एंटर करेंगे उस टर्मिनल का पोलैरिटी लेंगे। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, एंटर करना मतलब करंट यहाँ एंटर कर रही है, करंट यहाँ अगर एंटर कर रही है प्लस पे, कौन से टर्मिनल पे एंटर कर रही है? प्लस पे, तो यहाँ प्लस V वोल्ट लेंगे, और अगर करंट माइनस टर्मिनल पे एंटर कर रही है तो माइनस V वोल्ट। और जिस भी लूप के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं
उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लूप करंट होगा उसको हम बाकी करंट से बड़ा लेंगे। अभी ये ध्यान से समझना है। मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन एक अभी सर्किट में करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। पहला रूल हमारा जो है साइन कन्वर्जन का, रेजिस्टिव ड्रॉप को पॉजिटिव लेना है। रेजिस्टिव ड्रॉप क्या होता है? ये रेजिस्टेंस R, जब यहाँ पर करंट I फ्लो होगी तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप होगा I इंटू R के बराबर, तो इसको अपन बोलते हैं रेजिस्टिव ड्रॉप। रेजिस्टिव ड्रॉप को ऑलवेज क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। वोल्टेज सोर्स के जिस भी टर्मिनल पे एंटर करेंगे, प्लस पे करेंगे तो प्लस V वोल्ट लेंगे, माइनस पे करेंगे तो माइनस V वोल्ट लेंगे। और थर्ड, जिस भी लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लूप करंट रहेगा उस लूप करंट को हम बाकी लूप करंट से बड़ा लेंगे। क्लियर? एक सर्किट में लेता हूँ, उसमें इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसको समझने के लिए हमको एक बड़ा सा सर्किट ले लेना है जिसमें इसको अप्लाई करना है, और अगर ये वाला नेटवर्क में आपको समझ आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझने के लिए हमने एक सिंपल सा एक नेटवर्क बना लिया है। क्लियर? यहाँ पे समझना है, यहाँ पर एक क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ दिख रहा है, यहाँ पर एक लूप है, ये क्लोज पाथ है, यहाँ पर एक लूप, और ये क्लोज पाथ है, यहाँ पर एक लूप। तो टोटल इसमें 3 क्लोज पाथ है, मतलब 3 लूप बन रहा है। क्लियर है? किसी भी लूप में करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है या क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता। क्लियर है? डायरेक्शन हमको अपने मन से अज्यूम करना है। सो अजम्पशन है, कोई कैसा भी ले सकता है। मैं अभी लूप 1, इसको लूप 1 में लिया हूँ, इसमें मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ I1, ये दूसरा लूप है, यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज घुमा लेता हूँ I2, और ये तीसरा लूप है, यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेता हूँ I3। जिसको जैसा मना है वैसा लूप ले सकता है, सबको क्लॉकवाइज, सबको एंटी क्लॉकवाइज, 2 को क्लॉकवाइज, 1 को एंटी क्लॉकवाइज, जो मना है वैसा लूप ले सकता है। फाइनल आंसर सबका सेम आएगा। क्लियर है? अभी मैं समझाने के लिए 2 लूप करंट को क्लॉकवाइज लिया हूँ और 1 को क्या लिया हूँ? एंटी क्लॉकवाइज लिया हूँ। इक्वेशन लिखते समय हम कभी भी इक्वेशन किसी एलिमेंट से लिखना ना चालू करके हमेशा नोड से चालू करते हैं। यहाँ से चालू करो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसा। जिस डायरेक्शन में लूप लिए हैं उसी डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिखना चालू करेंगे, और जहाँ से चालू किए हैं उसी पॉइंट पर आके क्या करेंगे? खत्म करेंगे, तब एक कंप्लीट लूप होगा। क्लियर है? मैं इक्वेशन को यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से चला, सबसे पहले आया R2। पहला रूल बोलता है कि रेजिस्टिव ड्रॉप को ऑलवेज क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है और करंट I1 है, तो यहाँ पे प्लस R2 I1। पहला रूल हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के मैं प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है? V2, तो हो जाएगा प्लस V2। देन यहाँ पे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? R3, तो प्लस R3। अब हमको ध्यान से देखना है, यहाँ पे I1 करंट नीचे जा रही है और I2 करंट ऐसे घूम के ऊपर जा रही है। I1 नीचे, I2 ऊपर। सो यहाँ हम किसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं? लूप 1 के लिए, मतलब I1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। अपना थर्ड रूल बोलता है जिस लूप के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो लूप करंट है उसको बाकी लूप करंट से बड़ा लेना है। अगर दोनों लूप करंट सेम डायरेक्शन में होती तो I1 में I2 को जोड़ देता है। यहाँ पर I1 और I2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो I1 माइनस I2 भी ले सकता हूँ और I2 माइनस I1 भी ले सकता हूँ। लेकिन थर्ड रूल ये बोलता है कि जिस लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं उस लूप करंट को बड़ा लेना है। तो अभी मैं किसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ? I1 के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर I1 माइनस क्या होगा? I2।
फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे माइनस पे एंटर किया, यहाँ का वोल्टेज V3 तो यहाँ हो जाएगा -V3। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे कहाँ एंटर किए, प्लस पे, यहाँ का वोल्टेज V6 तो हो जाएगा +V6। अब और आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गया R6 आ गया तो +R6। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ देखना है, I1 करंट ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसा, और I3 करंट ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, इसका भी डायरेक्शन ऐसा, I1 ऐसे और ये। तो इस पार्टिकुलर रेजिस्टेंस पे अपन को देखना है, इस पार्टिकुलर रेजिस्टेंस पे दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, दैट्स वाई यहाँ पर I1 प्लस क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, I1 प्लस I3। हमको KVL जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो ये एरो लगा के चेक करना है कि वो एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव है। देन फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे -V1 क्लियर, और फिर यहाँ पे गए तो ये प्लस I1 R1, और वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए तो इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट मैं सेकंड लूप के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ से चलना चालू किया, या यहाँ से चलते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से गया तो चलना अपन को जो लूप मिली है उसके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ से चलना चालू किए तो पहले R5 आया तो प्लस R5 I2, फिर यहाँ पे माइनस पे एंटर किया -V5, फिर यहाँ पर माइनस पे एंटर किया -V7, फिर यहाँ पे आया प्लस R7। अब करंट को चेक करना है कि एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टिव, तो यहाँ पर I1 करंट ऐसे घूम के यहाँ ऐसे जा रही है और I3 करंट ऐसे घूम के ऐसे जा रही है, तो यहाँ दोनों करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, तो यहाँ पे होगा I2 प्लस I3। यहाँ पर I2 और यहाँ I3 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो I2 प्लस I3। फिर यहाँ पर प्लस पे एंटर किया तो प्लस V3, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है प्लस R3, करंट चेक करना है, I2 ऐसे घूम के ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है और I1 नीचे जा रहा है, देयरफॉर I2 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ तो I2 माइनस क्या करूँगा, I1 करूँगा, तो यहाँ पे I2 माइनस I1, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस R4 I2, और फिर यहाँ पे प्लस V4 और जहाँ से चालू किया था उसी पॉइंट पे आ गया इक्वल टू 0। थर्ड लूप के लिए इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। या थर्ड लूप में इक्वेशन हम कैसे लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, तो लूप इक्वेशन भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा चलना पड़ेगा। कोई किसी भी पॉइंट से चालू कर सकते हैं, मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, यहाँ से गया ऐसा, यहाँ से भी चालू कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी चालू कर सकते हो, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, वापस घूम के तो हमको वहीं आना है, तो यहाँ से चलना चालू किया, कहाँ पे एंटर किया, माइनस पे, तो -V7, फिर यहाँ पे रेजिस्टिव ड्रॉप पॉजिटिव R7, करंट चेक करना है, I3 और I2 दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा I3 प्लस I2, फिर यहाँ पे आया प्लस V6, फिर यहाँ पे आया रेजिस्टिव ड्रॉप प्लस R6, करंट चेक करना है, I1 एंड I3 दोनों सेम एरो डायरेक्शन है, तो I3 प्लस I1 हो जाएगा, I3 प्लस I1, देन यहाँ से घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टिव ड्रॉप प्लस R8 I3, और यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस पे एंटर किया, प्लस V8, और जहाँ से चालू किए थे वहीं पे आ गए, तो इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन हो गया, ये सेकंड लूप के लिए इक्वेशन हो गया, और ये थर्ड लूप के लिए इक्वेशन हो गया। इस तरह हम किसी भी नेटवर्क में लूप डिसाइड करके उसका केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं। हमको रूल क्या फॉलो करना है, पहला रूल रेजिस्टिव ड्रॉप
रेजिस्टिव ड्रॉप को ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। वोल्टेज सोर्स के प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं तो प्लस वी वोल्ट, माइनस पे एंटर कर रहे हैं तो माइनस वी वोल्ट लेना है। और जिस भी लूप के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं उस लूप करंट को बड़ा लेना है। अगर अगली करंट उसके सेम डायरेक्शन में जाती है तो प्लस लेना है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उस लूप करंट से अगली लूप करंट को माइनस करना है। जैसे लूप 1 के लिए I1 माइनस I2 तो लूप 2 के लिए I2 माइनस I1 करना है। क्लियर सबको? अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को थोड़ा यहाँ एनालिसिस करेंगे ध्यान से। क्लियर है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अपन लूप मेथड या मैश मेथड बोलते हैं, लेकिन लूप और मैश क्या होता है ये भी आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा मैं। थोड़ा ध्यान से सब लोग इस दोनों डायग्राम को देखेंगे। ये दोनों डायग्राम सेम नेटवर्क हैं। यहाँ पे भी 3, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 10 वोल्ट, दोनों सेम है। क्लियर? नहीं, मैं एक में लूप ले रहा हूँ, एक में मैश ले रहा हूँ और दूसरे में लूप ले रहा हूँ। मैश क्या होता है? मैश एक क्लोज पाथ को फॉलो करता है जिसकी बाउंड्री होती है। जैसे I1, इसको मैं I1 मैश बोलूँगा, ये I2, इसको मैं I2 मैश बोलूँगा। क्लियर है? लेकिन जनरली अपन बोलचाल की भाषा में या आगे चल के लूप और मैश को लूप ही बोलने लग जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अपन I1 यहाँ पर एक मैश है और ये I2 एक मैश है जो क्लोज पाथ को फॉलो करता है। दिख रहा है सबको? यहाँ पर मैं लिया I1, ये मैश है क्योंकि ये क्लोज पाथ को फॉलो कर रहा है और इसकी एक बाउंड्री है। यहाँ पर भी सबकी बाउंड्री। लूप क्या होता है? लूप भी एक क्लोज पाथ को फॉलो करता है लेकिन उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे ये, अब इसमें आप लोग देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर I1 लूप नहीं है, I1 मैश है और I2 लूप है। क्लियर? और यहाँ पे I1 I2 दोनों ही मैश है। क्लियर है? तो ये मैश और वो लूप। मैश एक क्लोज पाथ को फॉलो करता है और इसकी बाउंड्री होती है। लूप भी एक क्लोज पाथ को फॉलो करता है बट उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे यहाँ पे I2 को देखेंगे आप लोग तो ये भी एक क्लोज पाथ को ही फॉलो कर रहा है लेकिन इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये यहाँ से ऐसे तोड़ के यहाँ तक चला गया। क्लियर है? अब एक ही क्वेश्चन को मैं लूप और मैश दोनों से सॉल्व कर रहा हूँ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अभी पिछले थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था कि ये कैसा होता है, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ से चलना चालू किया, माइनस पे एंटर किया तो -10, फिर यहाँ पे आया रेजिस्टिव ड्रॉप को +3 और यहाँ पे करंट कितना है I1, फिर यहाँ आया 4 आया, रेजिस्टिव ड्रॉप +4। यहाँ I1 करंट ऐसे जाके नीचे जा रही है और यहाँ I2 करंट ऐसे जाकर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर I1 माइनस I2 होगा, I1 माइनस I2, क्योंकि अपन अभी फर्स्ट लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं। जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं उस लूप करंट को बाकी लूप करंट से बड़ा लेना है। देयरफॉर I1 माइनस I2 लिया। जब मैं I2 के लिए लिखूंगा तो I2 माइनस I1 करूंगा, उस समय इसको बड़ा लूंगा और वापस मैं यहाँ से घूम के उसी पॉइंट पे आके टर्मिनेट हुआ तो यहाँ 0। नेक्स्ट सेकंड लूप की इक्वेशन लिख रहा हूँ तो यहाँ से चलना चालू किया। सबसे पहले यहाँ पे आया 1 I2, फिर यहाँ पे आया +3 I2, फिर यहाँ पे आया रेजिस्टेंस +4 I2 माइनस I1 और वापस जहाँ से चालू किया था वहीं पे आ गया 0। अब इनके वेरिएबल्स को अलग करता हूँ, 3 और 4 7 I1 और यहाँ पर -4 I2 और इसको 0 को उधर ले गया =10। यहाँ पर I1 वाला आ गया -4 I1 और प्लस यहाँ 3 और 1 4 8 I2 =0। क्लियर है? तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। तो I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। I1 यहाँ पर 2 एम्पियर आया और I2 यहाँ पर 1 एम्पियर आया। इस तरह
I1 और I2 मैश लेकर मैं यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व किया हूँ और I1 और I2 की वैल्यू निकाला हूँ। नाउ अब हम इसको इस मेथड इसमें एक लूप I2 और एक मैश लेके सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे मैं इक्वेशन कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ से चलना चालू किया, माइनस पे एंटर किया तो -10, फिर यहाँ पे आया +3। अब 3 ओम रेजिस्टेंस में हमको ध्यान से देखना है, यहाँ I1 करंट भी जा रही है और यहाँ I2 करंट भी जा रही है। ये I1 ऐसा गोला बनाया, मतलब I1 भी यहाँ से ऐसा करके जा रही है और I2 भी ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर दोनों करंट जा रही है और दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो I1 + I2 होगा। यहाँ से जो हमारी I2 करंट है वो यहाँ सीधी चली जा रही है, लेकिन I1 करंट यहाँ से ऐसे मुड़ के यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पर जो I1 करंट है वही 4 ओम रेजिस्टेंस होके जा रही है, तो +4 और केवल I1 होगा और वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो =0। नेक्स्ट जब हम I2 की इक्वेशन लिखेंगे तो I2 ये वाला पाथ फॉलो कर रही है, तो इसको यहाँ से ही चालू करेंगे, यहाँ से जैसे भी I2 के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। मैं यहाँ से करता हूँ, तो -10, फिर यहाँ आया +3, यहाँ पे दोनों करंट है I1 + I2, फिर यहाँ पर अब I2 में ये करंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से तो I1 करंट यहाँ से होके निकल गई, यहाँ तो केवल I2 ही करंट जा रही है, तो +1 I2 और फिर यहाँ पे +3 I2 = 0। क्लियर है। अब इनके वेरिएबल्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो 3 और 4 7, 7 I1 +3 I2 = 10 और यहाँ पर 3, यहाँ पर I1 हो गया अपना 3 I1 प्लस यहाँ 3 और 3 7 I2 = 10। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी I1 = 1 एम्पियर और I2 = 1 एम्पियर। क्लियर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर इसमें सॉल्व किया, I1 की वैल्यू 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू 1 एम्पियर आया। इस मेथड से सॉल्व किया तो I1 की वैल्यू 1 और I2 की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर। तो क्या ये दोनों मेथड में आंसर अलग अलग बता रहा है? नहीं, ये दोनों में सेम आंसर बता रहा है। कैसे, ये हम देखते हैं। इस 3 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है, केवल I1, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे और केवल कितनी करंट जा रही है, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 एम्पियर करेंगे। यहाँ पे I1 नीचे जा रही है और I2 ऊपर जा रही है। अब इस I1 और I2 में बड़ा कौन है, I1, ये 2 एम्पियर है और ये 1 है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पे करंट किसके डायरेक्शन में, I1 के डायरेक्शन में, दैट मीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और दोनों घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एम्पियर करंट। फिर इस 1 ओम रेजिस्टेंस में केवल I2 करंट जा रही है, वो कितनी है, 1 एम्पियर, और इस 3 ओम रेजिस्टेंस में केवल I2 करंट जा रही है, वो कितनी है, 1 एम्पियर। इस तरह इस सब एलिमेंट में हमने करंट निकाला। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर I1 और I2 दोनों मिलके यहाँ जा रही है, तो I1 1 और I2 1 और 1 मिलके यहाँ 2 एम्पियर। यहाँ I1 बस गई, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितनी, 1 एम्पियर। यहाँ केवल I2 गई, 1 एम्पियर। यहाँ केवल I2 गया, कितना, 1 एम्पियर। तो देखो सारे एलिमेंट में करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम आया। सो हम किसी भी क्वेश्चन में उसको लूप लें, मैश लें, लेकिन जैसा लूप या मैश लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन अलग अलग आ सकते हैं, क्लियर है, लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू लूप, जैसा मैंने नियम बताया है वैसे ही लूप लेना है और लूप से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक क्लोज पाथ बन रहा है,
यहाँ पर एक लूप है, यहाँ पर एक क्लोज पाथ बन रहा है, यहाँ पर एक लूप है और यहाँ पे एक क्लोज पाथ बन रहा है, यहाँ पर एक लूप है। एक्चुअल में मैश है, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में लूप लूप बोलने लग जाते हैं, तो लूप ही। तो यहाँ पर एक लूप, ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप। क्लियर? मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले इक्वेशन लिखने के पहले हमको लूप में करंट डिसाइड करना पड़ेगा। सो करंट का डायरेक्शन हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ क्लॉकवाइज करंट लूँ और उसकी वैल्यू मान लो 5 एम्पियर आ रही है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लूँगा तो करंट की वैल्यू -5 एम्पियर आ जाएगी। वोल्टेज और करंट दोनों स्केलर क्वांटिटी है, मतलब +5 और -5 दोनों का आंसर 5 ही काउंट होगा। क्लियर है? तो वोल्टेज और करंट दोनों स्केलर क्वांटिटी है, बट उसका कैलकुलेशन वेक्टर फॉर्म में होता है। बस अभी इतना समझ के चलिए, आगे धीरे धीरे जब मैं एसी सर्किट पढ़ाऊंगा तो और उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा वोल्टेज सोर्स कौन है। सबसे बड़ा वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो इस 50 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को बड़ा मानते हुए इसी के पॉजिटिव से मैं करंट को ले लेता हूँ। I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, 3 लूप करंट I1, I2 और I3 ले लिए। क्लियर है? अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ इस नोट का। यहाँ से गया, माइनस पे एंटर किया तो यहाँ पे हो जाएगा -50, फिर यहाँ पे +2I1, फिर यहाँ पे +3I1 करंट यहाँ पे ऐसे नीचे जा रहा है और I2 ऊपर जा रहा है, तो I1 नीचे और I2 ऊपर। जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं उस लूप करंट को बाकी लूप करंट से बढ़ा लेंगे। दैट मीन्स यहाँ I1 माइनस I2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आए, प्लस पे एंटर किया तो यहाँ पे हो जाएगा +20। क्लियर है? फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे +2 और यहाँ पर I1 करंट ऐसा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे ऐसा जाकर ये ऐसा जा रहा है, और I3 करंट ऐसा घूम के यहाँ पर ऐसा जा रहा है। ये लूप सबको क्लॉकवाइज लिया हूँ तो ये ऐसा घूम के ऐसा, ये ऐसा ही जाएगा। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ I1 माइनस I3 हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 माइनस I3 इक्वल टू जिस पॉइंट से चालू किया उसी पॉइंट पे ख़त्म कर दिया, 0। अब सेकेंड लूप के इक्वेशन यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे गया तो +1I2, फिर यहाँ पे आया, प्लस पे एंटर किया तो +5, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे 4 है तो +4। I2 करंट ऐसे घूम के ऐसा जा रहा है, ऐसा, और I3 करंट ऐसा जाके ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पे I2 और I3 का डायरेक्शन अपोजिट है। अभी मैं लूप किसके लिए लिख रहा हूँ इक्वेशन, I2 के लिए, तो I2 माइनस I3 हो जाएगा। देन यहाँ से आया, माइनस पे एंटर किया तो -20, और फिर यहाँ पे आया तो +3। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, I2 करंट ऊपर, I1 नीचे, तो यहाँ I2 माइनस I1, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड लूप के इक्वेशन ये ऐसा लिखेंगे, क्योंकि लूप हम कैसा लिए हैं, क्लॉकवाइज ही लिए हैं ऐसा। तो मैं यहाँ से चलना चालू कर रहा हूँ, प्लस पे एंटर किया तो +10, फिर यहाँ पे +5 I3, फिर यहाँ पर +2। यहाँ पे I3 करंट का डायरेक्शन ऐसा और I1 का ऐसा, लेकिन अभी हम इक्वेशन किसके लिए लिख रहे हैं, थर्ड लूप के लिए लिख रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे I3 माइनस I1 होगा, यहाँ पर I3 माइनस I1। देन यहाँ से जाएंगे, फिर रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिव ड्रॉप पॉजिटिव तो +4, और यहाँ पर करंट ऐसा, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और हम अभी थर्ड लूप के इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा I3 माइनस I2, तो यहाँ पर I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे।
तो यहाँ पे देखोगे I1 का 2 और 3 5 और 2 7, तो 7 I1, और I2 के लिए यहाँ पर -3 I2, और I3 के लिए यहाँ पे 2, तो -2 I3 इज इक्वल टू -50, और यहाँ पे +20, -50 +20 -30, और उधर जाके हो जाएगा +30। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लूप के लिए देखेंगे, पहले यहाँ पर I1 के लिए -3 I1, फिर I2 के लिए 1 और 4, कितना हो गया 5 5 6 7 8, दैट इज 8 I2, और यहाँ पर -4 I3 इक्वल टू यहाँ 5, और ये -15 उधर जाके +15, इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं, तो यहाँ पर -2 I1, और यहाँ पर -4 I2, और यहाँ पे 5 और 2 7 7 और 4 11, दैट इज +11 I3 इक्वल टू यहाँ पे 10, और कुछ नहीं है तो उधर जाके -10, इक्वेशन नंबर 3। अब इससे एक मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पे 7 -3 -2, और यहाँ पे -3 8, और यहाँ -4, और यहाँ -2 -4 और +11, यहाँ पर I1 I2 I3 इक्वल टू यहाँ पर 30 15 और -10। क्रैमर रूल सब लोग जानते हैं। I1 I2 I3 निकालने के लिए I1 इज इक्वल टू del 1 by del, I2 इज इक्वल टू del 2 by del, और I3 इज इक्वल टू del 3 by del। ये हमको एग्ज़ाम में करके दिखाना है, करके दिखा सकते हैं, नहीं तो अभी अपन के पास सभी कॉलेजेस में कैलकुलेटर अलाउ होता है, और हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम मोड बटन दबाएंगे। मोड बटन दबाने के बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे इक्वेशन आ रहा है, तो 5वें नंबर पे इक्वेशन दबाएंगे। इक्वेशन दबाने पे एक नया विंडो खुलेगा। उस विंडो में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में है। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपने कैलकुलेटर में, तो आपको दिखेगा कि जो सेकंड वाला सिंटैक्स है वो हमारे इक्वेशन से मैच कर रहा है, जिसमें ANX + BNY + CNZ इज इक्वल टू DN। क्योंकि हम इक्वल टू के बाद D लिए हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर बटन दबाएंगे, जिससे एक मैट्रिक्स खुल जाएगा। मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करते जाना है। पहले 7 इक्वल टू -3 इक्वल टू -2 इक्वल टू दबाते जाना है, और 30 इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा -3 8 -4 15, फिर इक्वल टू कर्सर नीचे लाइन में आ गया -2 -4 11 और -10 इक्वल टू। देन हमारी जो x की वैल्यू आई वो आई 7.676 एम्पियर, y की जो वैल्यू आई 6.107 एम्पियर, और जो z की वैल्यू आई वो 2.707 एम्पियर है। इस तरह हमको लूप करंट I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर है?